हर्ष की विजय। हर्ष की कम उम्र थी, लेकिन वह कुशल सेनापति और योद्धा था। कनौज और थानेश्वर राज्यों के मिल जाने से उसकी शक्ति में काफ़ी वृद्धि हुई। उसने उत्तर भारत को जीतने की योजना बनानी शुरू कर दी। बंगाल की विजय। बंगाल अर्थात गौड़ का शासक शंशाक हर्ष का शत्रु था। राज्यवर्धन की उसने धोखे से हत्या की थी। हर्ष उसे प्रतिशोध लेना चाहता था। शंशाक का वर्णन एक अत्याचारी धर्मांध के रूप में भी आया है। वह एक शैव था, बौद्ध धर्म का विरोधी था। उसने बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायियों का वध करवा दिया था। यहाँ तक कि उसने गया के पवित्र बौद्ध वृक्ष को भी कटवा दिया था। शुरू में तो हर्ष ने अपने मंत्री भंडी के नेतृत्व में सेना भेजी थी, लेकिन शंशाक एक शक्तिशाली शासक होने के साथ साथ चतुराई से भी भरा हुआ था। उसने भंडी की सेना को बुरी तरह से हरा दिया। तत्पश्चात स्वयं एक बड़ी सेना के साथ हर्ष बंगाल के अभियान पर निकला। स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उसने कामरूप आसाम क्षेत्र नरेश भास्करवर्मन से एक सैनिक समझौता कर लिया था। भास्करवर्मन भी शंशाक से परेशान था। हर्ष और भास्करवर्मन दोनों की संयुक्त सेनाओं के समक्ष शंशाक टिक नहीं सका। वह पराजित होकर उड़ीसा की ओर चला गया। इस प्रकार यह संयुक्त सेना भी उससे संपूर्ण शक्ति को खत्म न कर सकी। अपनी मृत्यु 619 ईस्वी तक वह हर्ष विरोधी कार्रवाई करता रहा और हर्ष ने बंगाल को पूर्ण रूप से अपने राज्य में मिला लिया। हर्ष का बंगाल अभियान काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसने अभियान में मगध के शासक ने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। हर्ष ने नालंदा में बिहार बनवाया और उसे कई गांव दान में दिए। मगध के अतिरिक्त इस क्षेत्र के 17 अन्य छोटे छोटे राज्य भी इसके अधिकार में आ गए। इस प्रकार कनौज से बंगाल तक का सारा क्षेत्र भरपूर उपजाऊ भूमि में उसके अधिकार में आ गया। 5 प्रदेशों में विस्तार। बंगाल और संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र पर अधिकार करने से हर्षवर्धन की ताकत में वृद्धि हुई और महत्वाकांक्षा दोनों में वृद्धि हुई। उसने अपनी सैनिक अभियान को अगले 6 वर्षों 604 ईस्वी से 612 ईस्वी तक निरंतर जारी रखा। उत्तरी व पश्चिम क्षेत्रों में शानदार विजय हासिल की। होनसोंग ने अपने वर्णन में इस क्षेत्र के छोटे छोटे 15 राज्यों के नाम बताए हैं। 6 वर्षों के इस सैनिक अभियान में हर्ष बंगाल में पुंडवर्धन से लेकर उत्तर पश्चिम में व्यास नदी तक के 5 बड़े प्रदेशों पंजाब, कनौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मिथिला अपना साम्राज्य फैला चुका था। सिंध व कश्मीर विजय। नेपाल विजय। कामरूप द्वारा अधीनता। भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र असम में कामरूप राज्य का शासक भास्करवर्मन था। वह गौड़ नरेश शंशाक से परेशान था, इसलिए शुरू में भास्करवर्मन और हर्षवर्धन में मित्रता संधि स्थापित हुई, लेकिन यह संबंध बराबरी के आधार पर कायम रहे, इसमें संदेह है, क्योंकि कनौज के सम्मेलन 643 ईस्वी में भास्करवर्मन उपहारों, हाथियों सहित एक अधीन असामंत राज्य की भांति सेवा में लगा रहा। हर्षवर्धन के उत्तर भारत में बढ़ते प्रभाव व दबाव के कारण कामरूप शासक ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली होगी। बल्लभी राज्य गुजरात में पड़ता है। बल्लभी द्वारा अधीनता। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में मैत्रकों का एक शक्तिशाली राज्य। इनकी सत्ता का केंद्र बल्लभी था। उसने मैत्रिकों से स्थायी मित्रता की नीति को प्राथमिकता दी, क्योंकि दोनों राज्यों के बीच वैवाहिक संबंध और मित्रता होने के प्रमाण मिलते हैं। हमें हर्षवर्धन के समकालीन 5 मैत्रिक शासक का पता चलता है, जिनमें होनसुंग के अनुसार ध्रुवसेन द्वितीय बलादित्य हर्षवर्धन का दामाद था। यह शासक हर्ष की प्रयाग सभा में हाजिर भी हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध। यह दक्षिण क्षेत्र में पड़ता है। हर्ष ने बल्लभियों से मित्रता करके व उत्तर भारत के अपने समस्त विजित प्रदेशों से सेना संगठित करके दक्कन की ओर बढ़ने की योजना बनाई। निश्चय ही यह एक महत्वाकांक्षी योजना थी। इस अभियान में उसका सामना शक्तिशाली चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से हुआ। स्थानीय शासकों ने पुलकेशिन का साथ दिया। होनसुंग का विवरण एक ऐहोल काव्यलेख इस बारे में स्पष्ट करता है कि हर्ष ने उस शासक के विरुद्ध अभियान चलाया व उसे पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई। यहाँ तक कि युद्ध की तिथि के विषय में भी विद्वानों ने अलग अलग दावे किए हैं, फिर भी यह स्पष्ट होता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर और दक्षिणी पथ पृथ्वी स्वामी जैसी गौरवपूर्ण उपाधि धारण की थी।
हर्ष का साम्राज्य विस्तार। हर्ष का साम्राज्य काफ़ी विस्तृत था। उसकी सीमा असम से कश्मीर, हिमालय से विंध्याचल तक थी। हर्ष का राज्य कश्मीर को छोड़कर उत्तर भारत तक सीमित था। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे, लेकिन उसका दबदबा सब कहीं अधिक क्षेत्रों में था। सीमांत राज्य उसकी प्रभुसत्ता को स्वीकार करते थे या वह देश के काफ़ी बड़े भाग में राजनीतिक एकता लाया। अब हम करेंगे बी पार्ट, हर्ष का प्रशासन, कि हर्ष ने अपने राज्य व्यवस्था कैसे की थी। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ हर्ष। हर्ष का प्रशासनिक ढांचा मोटे तौर पर मामूली फेरबदल के साथ गुप्त प्रशासनिक ढांचे से मिलता जुलता था। मौर्य की तुलना में गुप्तों की सत्ता में केंद्रीकरण का तत्व कमजोर पड़ चुका था, क्योंकि गुप्तकाल में सामंती व्यवस्था का बीजारोपण हो चुका था। अधीनता। हर्ष का शासन गुप्तों की तुलना में अधिक सामंती और विकेंद्रीकृत था। गुप्तकाल में शुरू हुई अधिकारियों को नगद वेतन देने के बदले में भूमिदान देने की प्रथा अब और अधिक प्रचलन में आ चुकी थी। अधीनस्थ सामंत राजा के प्रति भक्ति प्रदर्शन तो बढ़ चढ़कर करते थे, लेकिन जहाँ तक प्रशासन का सवाल था वे स्वतंत्र थे। हम संक्षेप में हर्ष के प्रशासन व्यवस्था की वर्णन करेंगे, जो मुख्य बातें थी। राजा। हर्ष का शासन स्वरूप राजतंत्रात्मक था। प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा था। सेना का सर्वोच्च सेनापति और सर्वोच्च न्यायाधीश था। हर्ष ने लगभग कुशलतापूर्वक 30 वर्षों तक राज किया। प्रशासनिक कार्यों में वह स्वयं भाग लेता था। अपने साम्राज्य पर निगाह रखने और प्रजा में निजी संबंध बनाने के उद्देश्य से वह राज भ्रमण और धार्मिक यात्राएं करता था। हर्ष प्रजा की भलाई की ओर ध्यान देता था। हर्ष की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद थी, जिसकी सदस्य की संख्या स्पष्ट रूप से कहीं नहीं जा सकती है। सामंतों व क्षेत्रीय सरदारों को महत्व दिया जाता था। भंडी उसका प्रमुख प्रधानमंत्री था। अन्य प्रमुख सलाहकारों में अवंती युद्ध व शांति का मंत्री, सिन्नाद सेना प्रमुख, कुंतल अश्वसेन प्रमुख, स्कंदगुप्त हस्तसेना का सेनापति, ईश्वरगुप्त आलेख या रिकॉर्ड रखने वाले थे। प्रधानमंत्री राजा को महत्वपूर्ण मामलों में परामर्श देते थे, सभी विभागों का निरीक्षण करते थे, समस्त जानकारी राजा को प्रदान करते थे। सेनापति का मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती करना, उनका निरीक्षण करना इत्यादि था। सेनापति को महाबला अधिकृत कहा जाता था। विदेशी मंत्री और युद्ध एवं शांति के मंत्री को महासंधि विग्रह अधिकृत कहा जाता था। प्रांतीय शासन के बारे में उन्होंने भूपाल, कुमार, लोकपाल, नृपति, महाराजा की उपाधियां धारण की हुई थी। बल्लभी का ध्रुवसेन, कामरूप का भास्करवर्मन, मगध का पूर्णवर्मन व जालंधर के उदित थे अपने क्षेत्र के सर्व थे। उन्होंने हर्ष की अधीनता नाम मात्र या सम्मान के लिए स्वीकार की हुई थी। उन प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था और उसके मुखियों को उपारिक या कुमारमात्य कहा जाता था। उपारिक व कुमारमात्य भी अपने प्रभाव क्षेत्रों में सामंतों की तरह ही व्यवहार करते थे। स्थानीय प्रशासन। प्रांतों को विषयों में बांटा गया था, जिसका नेतृत्व विषयपति अथवा आयुक्त करता था, जिसकी नियुक्ति स्वयं शासक किया करता था। विषय आगे पथक में विभाजित था, जिसका स्थिति आज तहसील स्तर की मानी जाती है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका प्रधान महत्तर कहलाता था। कई स्थानों पर उसे ग्रामिक भी कहा जाता था और उसकी सलाह के लिए पंचायत होती थी। राज्य के आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था। उसे निर्धारित करने से पहले उसे जमीन की नाप करवाया, जिसे जिम्मेदारी पुस्तपाल की थी। भौगिक कर वसूलने वाला मुख्य अधिकारी था। भू राजस्व 1/6 भाग लिया जाता था। होनसुंग उसे खर्च को 4 समान भागों में वितरित करता है। पहला भाग सरकार के काम चलाने व शांति स्थापित
करने में, दूसरा भाग दरबारी खर्च सामंतों व अधिकारियों के वेतन में, तीसरा भाग इनाम व जनहित में तथा चौथा दान में खर्च करता था। कानून, दंड एवं न्याय की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। अपराध कम थे, दंड कठोर थे। अपराधियों से जांच के लिए अग्नि, जल, विष व तुला परीक्षा करवाई जाती थी। दंडपाशिक व दंडिक उसके प्रमुख अधिकारी थे। अपराधी के अंग काटना व मृत्यु दंड भी प्रचलन में था। सबसे बड़ा अपराध देशद्रोह, और उन सब के होते भी मार्ग सुरक्षित नहीं था। हर्ष ने अपने राज्य को जनकल्याण बनाने का हर संभव प्रयास किया। वह स्वयं उसमें दिलचस्पी लेता था। उसने अपनी प्रजा के लिए सड़कों का निर्माण कराया, चेतों, बिहारों, मंदिरों, सरायों का निर्माण करवाया। उसने शिक्षा व साहित्य के प्रति भी विशेष ध्यान दिया। दान को शासक के जीवन का अनिवार्य अंग बताता है। और हर्ष अपना 5 वर्षों में अपना सारा धन विद्वानों, ब्राह्मणों, भिक्षुओं एवं जरूरतमंदों की सहायता में बांट देता था। होनसुंग उसकी सेना को चतुर्गिणी बताता है, जिसका पैदल सेना, अश्व सेना, रथ सेना, हाथी सेना, उसने उसकी संख्या 6 लाख बताई है। यह बताता है कि प्रारंभ में उसकी सेना में 5,000 हाथी, 2,000 घुड़सवार, 50,000 पैदल सैनिक थे। बाद में इसमें 6,000 हाथी, 60,000 हाथी, 1 लाख घुड़सवार, शेष पैदल व रथ थे। राजसेना का नेतृत्व कुटुक किया करता था। उसने अरब, फारस, कंबोज व सिंध क्षेत्रों में घोड़े मंगवाए थे। उसकी सेना में अस्थायी सैनिकों का भी उल्लेख है, जो युद्ध के अवसर पर आया करते थे। पार्ट सी, हर्ष की अन्य उपलब्धियां। शिक्षा व साहित्य के विकास में योगदान। धार्मिक संहिता की नीति। हर्ष को शिक्षा व साहित्य का प्रेमी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। वह स्वयं एक अच्छा लेखक था। 3 नाटक, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका की रचना हर्ष ने की थी। बाणभट्ट ने उसे काव्य रचना में दक्ष बताता है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, सोढ़ल इत्यादि लेखक उसकी तुलना कालिदास से करते हैं। उसके दरबार का दूसरा अनमोल मोती जयसन था, जिसने योगशास्त्र, वेद, ज्योतिष, भूगोल, गणित, चिकित्सा इत्यादि विषयों के बारे में लिखा, जिसने हर्ष ने 80 गांवों की आय दान में दी थी, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया। म्यूर व मातंग जैसे विद्वान भी उसके दरबार में थे। म्यूर ने सूर्या शतक की रचना की। मंदिर व मठ शिक्षा के केंद्र होते थे। सबसे प्रसिद्ध केंद्र नालंदा था, जो वर्तमान पटना के पास राजगृह जिले में था। इसका भवन 6 मंजिल था। विद्यार्थियों की संख्या 10,000 तथा शिक्षकों की संख्या 1510 है। वह इस विश्वविद्यालय के प्रमुख शीलभद्र की भी प्रशंसा करता है। वह इसकी शिक्षा व्यवस्था से प्रभावित था। धार्मिक संहिता की नीति। हर्ष की सहनशीलता की नीति ने उसे लोकप्रिय बना दिया। उसने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी ब्राह्मणों को खूब अनुदान दिया। ब्राह्मण धर्म के देवी देवताओं का खूब सम्मान किया। अंत में यह कहा जा सकता है कि हर्ष 7वीं शताब्दी का सफल शासक था।